पिछले क्लास में हमने पढ़ा था प्रकाश के अपवर्तन में कि जब कोई किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर तिरछी पड़ती है तब वो अपनी दिशा से मुड़ जाती है, तब वहाँ अपवर्तन की घटना होती थी। लेकिन एक स्थिति में जब प्रकाश की किरण जब किसी दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती थी तब वहाँ प्रकाश का अपवर्तन की कोई घटना नहीं होती थी, क्योंकि वह किरण उस माध्यम में बिना मुड़े सीधी रेखा में गमन करते हुए और उस माध्यम से भी बाहर सीधी रेखा में निकल जाती है। इसलिए उस स्थिति में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता था। तो आज पढ़ेंगे पार्श्विक विस्थापन, जिसे इंग्लिश में लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो पार्श्विक विस्थापन तभी होगा जब प्रकाश की किरण तिरछी पड़ेगी। ठीक है, तो पार्श्विक विस्थापन भी एक अपवर्तन से जुड़ी हुई एक घटना है। तो इसके डेफिनेशन हम लिखेंगे। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ये एक शीशे का ग्लास है, इसमें एक विरल माध्यम से मतलब हवा से एक किरण आ रही है, वायु से किरण आ रही है। तो ये जब कांच में प्रवेश करेगी तो अब क्या हो रही है, अभिलंब की तरफ झुक जा रही है और पुनः जब कांच से बाहर निकल रही है तो यह अभिलंब से दूर हट रही है। आप देख सकते हैं ये जो आपतित किरण है और ये निर्गत किरण, ये दोनों समांतर होती है, कभी भी एक दोनों के समांतर होगी। तो इन्हीं दोनों के बीच की दूरी को ही हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। समझ गए? अर्थात यदि आपतन कोण को बढ़ाते हैं तो पार्श्विक विस्थापन का भी मान बढ़ते जाता है। जितनी इस कोण को इस किरण को यदि हम तिरछा करेंगे तो आपतन कोण बढ़ेगा, तो ये निर्गत किरण भी उतना ही तिरछा होते जाएगा। तो क्या होगा, पार्श्विक विस्थापन भी बढ़ेगा। तो आइए इसको एक छोटी सी प्रयोग के द्वारा हम लोग देखते हैं। हमने एक पेपर पर एक रेखा खींचा और ये एक शीशे का स्लैब लिए हैं। हम देख सकते हैं कि जब इस रेखा से जो किरण आएगी शीशे में प्रवेश करेगी इस कांच में, तो इसकी दिशा में क्या परिवर्तन हो रहा है इसको हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं इस शीशे को हमने सीधा रखा, इस रेखा में और इस रेखा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात ये दोनों सीधी रेखा में हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब हम इस शीशे को थोड़ा घुमा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो इस रेखा से जो वायु में किरण आ रही है, वायु से कांच में प्रवेश कर रही है और कांच के बाद पुनः वो इससे बाहर निकल रही है। ठीक है, मतलब अपवर्तित होकर बाहर जो किरण निकल रही है और ये जो आपतित किरण कांच में प्रवेश कर रही है, इन दोनों की दिशा में क्या है, थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर प्रतीत हो रही है। तो इसी दूरी को ही हम पार्श्विक विस्थापन या लेटरल डिस्प्लेसमेंट करते हैं। दोनों अपनी दूरी से अपनी दिशा से अलग हो जाती है। हम लोग ने पढ़ा था कि जब कोई किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तब उस स्थिति में अपवर्तन की घटना नहीं होती है। तो अभी इस किरण से जो प्रकाश की इस रेखा से प्रकाश की किरण जो कांच में प्रवेश कर रही है वो तिरछी जा रही है, इसलिए कांच में गई तिरछी पुनः जब कांच से बाहर निकलेगी तो वो अपनी पूर्व वाली रेखा के समांतर में होती है। इसी को लैटरल डिस्प्लेसमेंट में हम लोग पढ़ते थे। आइए जब हम इसको लंबवत कर रहे हैं तब आप देख सकते हैं हमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। यही स्थिति हमने पढ़ा था इसके पहले वाले क्लास में कि जब इस किरण से इस रेखा से जो किरण कांच में प्रवेश कर रही है तो उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो सीधे ही प्रवेश कर रही है कांच में भी और कांच से सीधे ही बाहर निकल रही है। समझ गए? तो यहाँ आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों एक ही है, लेकिन यदि हम इसको तिरछी कर रहे हैं तब यहाँ आपतन कोण हो जा रहा था। जो आपतित किरण थी और निर्गत किरण दोनों के बीच में हमें अंतर दिखाई दे रहा है। ये जितना हम तिरछा करेंगे स्लैब को, मतलब आपतित किरण जितना तिरछी होगी अर्थात आपतन कोण बढ़ रहा है, तो दोनों के बीच में हमें दूरी भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी को हम लोग पढ़े थे पार्श्विक विस्थापन में। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का अपवर्तन के नियम, इसे याद रखिएगा। जैसे पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था परावर्तन के नियम, वैसे ही इस प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर में अपवर्तन के नियम पढ़ने हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ गए? इस चित्र में ये एक आपतित किरण है, ये एक अपवर्तित किरण है
और ये सीधी जो रेखा हमने खींची है ये अभिलंब है। ये तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है, एक ही तल में स्थित है, इसी को लिखे हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा कि दो माध्यमों और प्रकाश के विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, एक कांस्टेंट होती है। देखिए दो माध्यम है, एक माध्यम कोई भी हो सकता है, यहाँ विरल माध्यम हो सकती है वायु, और एक सघन माध्यम हो सकता है। तो जो आपतित किरण होगी और अभिलंब के बीच में जो आपतन कोण बनेगा, और जो अपवर्तित किरण होगी और अभिलंब के बीच में जो अपवर्तन कोण बनेगा, इन दोनों का साइन, आपने साइन कांस्टेंट पढ़ा होगा, तो इन दोनों का साइन का जो हम वैल्यू लेंगे, उन दोनों का अनुपात ही एक स्थिरांक या एक कांस्टेंट कहलाता है। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रूल है, ठीक है। ये दूसरे नियम को, इसी नियम को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं, याद रखिएगा। कि अब हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? देखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n से दर्शाते हैं। तो हम लोग जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और जो भी दूसरा माध्यम होगा जैसे कांच हो गया या दूसरा कोई बर्फ हो गया, हीरा हो गया, केरोसिन हो गई, तो इन दोनों के अनुपात को ही हम अपवर्तनांक से दर्शाते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमें कांच का अपवर्तनांक मालूम करना है, तो इसको Ng लिखते हैं, मतलब दूसरे माध्यम का जो Ng मतलब ग्लास हुआ, जो n अपवर्तनांक है ये हम ग्लास का देख रहे हैं, ठीक है। तो Ng बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल हम लोग ने पढ़ा था 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इन दोनों का अनुपात होगा 3/2 अर्थात 1.5। ये होगा अपवर्तनांक किसका? कांच का। हम लोग अपवर्तनांक कांच का ही निकाले हैं, लेकिन किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष ही, ठीक है। अपवर्तनांक याद रखिए, अपवर्तनांक हमेशा हम लोग क्या निर्वात में प्रकाश की चाल के सापेक्ष ही ज्ञात करते हैं। उसी तरह पानी का अपवर्तनांक, तो पानी के अपवर्तनांक के लिए शून्य में प्रकाश की चाल बटा में पानी में प्रकाश की चाल, तो शून्य में तो प्रकाश की चाल 3 लाख होगी, अब पानी में प्रकाश की चाल होती थी 2,25,000, तो इसे हम लोग भाग देंगे तो हमें मालूम चलेगा 1.33। तो जल में अपवर्तनांक होता है, जल का अपवर्तनांक 1.3, याद हो गया। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ही अधिक होगा उसमें अपवर्तित किरण उतनी ही अधिक मूर्ति है, याद रखिए। कुछ माध्यम यहाँ दिए गए हैं, इनके अपवर्तनांक इन्हें आप लोग याद रखिएगा। वायु का अपवर्तनांक होता है a, क्योंकि निर्वात में वायु की चाल होगी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और हम बताए थे कि वायु में भी हम प्रकाश की चाल को 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ही लेते हैं, तो 1/1 कितना होगा? 1 ही होगा, इसलिए वायु का अपवर्तनांक हम 1 लेते हैं। पानी का अपवर्तनांक 1.33, हीरा का अपवर्तनांक 2.42, बर्फ का अपवर्तनांक 1.31, तारपीन का तेल 1.47। याद रखिए हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों में सबसे अधिक होता है, इसलिए यह सबसे अधिक चमकता है। यही वजह है हीरा क्यों इतना अधिक लाइट देता है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल, ये दोनों का अनुपात ही हीरा का अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही।